हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग। आई होप आप लोग घर पर है और सेफ है। आप लोगों का वीडियो लेक्चर्स का हम लोग से सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपके लिए ऑडिट के वीडियोस और लेक्चर्स शुरू करने वाला हूँ। आपका ये जो ऑडिट का पेपर है जो कंपनी अकाउंट्स के साथ आएगा, 50% पोर्शन विल बी फ्रॉम ऑडिट एंड द बैलेंस विल बी फ्रॉम अकाउंट्स पार्ट। अब ऑडिट एक एंटायरली थियरी पेपर है आपका, तो इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी लैंग्वेज, यूसेज ऑफ की वर्ड्स की टर्मिनोलॉजीज मैटर किए जाएंगे। देयरफॉर मैं इन ऑल दिस लेक्चर्स कोशिश करूंगा कि वही लैंग्वेज, वही टर्म्स, वही वर्ड्स यूज करूं जो आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लैंग्वेज फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टफ लगे, बट यही तरीके से आप लोग एग्जाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, फर्स्ट हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। देन वी विल स्टडी फीचर्स ऑफ ऑडिट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट एंड क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। उसके बाद ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस होती है जिसे इनहेरेंट लिमिटेशंस कहा जाता है, हम लोग वो पढ़ेंगे। देयर आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, फिर एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड अंडर ऑडिट, देन एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, देन रिलेशनशिप विद ऑडिटिंग एंड अदर डिसिप्लिन। और थ्रू आउट दिस लेक्चर मैं क्वेश्चंस लूंगा एंड एंड ऑफ द लेक्चर्स भी आपसे क्वेश्चंस लूंगा। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो होने के बाद आप लोगों को बैठकर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, हो सके तो आंसर्स हमारे साथ शेयर करने हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडल आंसर्स के कुछ की पॉइंटर्स बताऊंगा जो आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। एंड जब ये लोग देखोगे तो आप लोग पेन, पेंसिल, नोटबुक लेकर बैठिए। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगती है, मैं भी आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। देन एंड में मैं आपको अगले वीडियो का प्रीकैप भी दूंगा कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट बेसिकली है क्या? नाउ ऑडिट एक टर्म है जो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड्स ऑडायर से, विच मीन्स टू लिसन। Now, audit is a systematic and independent examination है of financial and non-financial data. What happens अगर कोई बिजनेस है, उस बिजनेस का एंड रिजल्ट पता चलता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ ऑडिट में क्या होता है कि एज एन ऑडिटर आप उस बिजनेस का फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों वेरीफाई करते हो और अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एक इंडिपेंडेंट व्यू देते हो। The auditor reports that कि बैलेंस शीट exhibits true and fair view of the state of affairs of the concern। मतलब बैलेंस शीट में जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज लिखी है वो ना तो ओवरस्टेटेड है ना ही अंडरस्टेटेड है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी जो भी लिखा है वो सही है, करेक्ट है, देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंडली, आप एज एन ऑडिटर ये भी इसमें रिफ्लेक्ट करोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जो भी डेटा आपके पास में प्रेजेंट किया गया है, ये डेटा इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पेक्टिव लॉ बना है और बेस्ड ऑन दैट आप अपनी रिपोर्ट दोगे। आर सेटिस्फाइड विद द रिकॉर्ड्स और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिकॉर्ड्स।
आई होप आप लोगों को क्लियर है. सो आई रिपीट, ऑडिट एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. ऑडिट रिपोर्ट में आप ओपिनियन दोगे. किस बात पे ओपिनियन दोगे? दैट बैलेंस शीट एग्जिबिट्स ट्रू एंड फेयर व्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेट्स द ट्रू एंड करेक्ट पोजीशन फॉर द गिवन फाइनेंशियल पीरियड. तो व्हाट आर की फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग? सो ऑडिटिंग के की फीचर्स है कि ऑडिट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन of the data, which may be financial data, which may be non-financial data, according to accepted accounting and auditing standards. Auditor एक competent person होना चाहिए, वो independent होना चाहिए, वो qualified भी होना चाहिए, और audit एक profit oriented as well as non-profit oriented organization का भी हो सकता है. एंड ऑडिट करने का मेन पर्पस ये होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. आई होप आप लोगों को क्लियर है. अब सवाल ये आता है कि सर ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या होना चाहिए ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के हिसाब से? अभी तक जितना वीडियो हमारा हुआ है, जितना लेक्चर हमारा हुआ है, उसमें मैंने ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया है. आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सोचिए. सोच लिया? तो देखते हैं. ये जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स है, इसके लिए हम लोग रेफर करते हैं एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. एसे स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो इशू किए गए हैं, जिसे ऑडिटर को फॉलो करना मैंडेटरी है व्हाइल डूइंग ऑडिट, सो दैट ऑडिट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से हो, एक पर्टिकुलर क्वालिटी से हो. आप लोगों के लिए ये ऐसे नंबर्स या ऐसे के नाम याद रखना जरूरी है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आज हमारा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग आपके एग्जाम के लिए एक या दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस सेशन. सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट आर गिवन इन ऐसे 200. अकॉर्डिंग ऑडिट के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. वन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव and another one is secondary objective. So primary objective क्या है ऑडिट का? ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है to express an opinion on the financial statement, that whether financial statements reflect true and correct view, true and fair view or not. So primary objective में आता है to obtain reasonable assurance. I repeat, reasonable assurance. ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है. वो गारंटी नहीं दे सकता कि जो भी उसमें लिखा है वो करेक्ट ही है. टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टू कम्युनिकेट रिक्वायर्ड बाय द एसएस. ये ऑडिट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं. आई रिपीट, ऑडिट के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है? टू वेरीफाई दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, that they present true and fair view of the state of company's affairs at the end of its financial year and of the profit and loss for its financial year. Such an opinion by the auditor increases reliability of the company's financial statements. तो फिर सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ये होता है टू वेरीफाई दैट देयर इज नो फ्रॉड, देयर आर नो एरर्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड और एरर. व्हाट डज इट मीन? It means that
preparation of financial statements and verification of financial statements and ensuring that there are no frauds or errors in the books of account, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के मैनेजमेंट की है. आई रिपीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, उसमें इंश्योर करना कुछ फ्रॉड्स नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की है. ऑडिटर की है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हाँ, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसे कुछ फ्रॉड या उसे कुछ एरर मिलती है तो वो रिपोर्ट कर सकता है, करेक्टिव एक्शंस सजेस्ट कर सकता है. ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर और नॉट. फ्रॉड वेरिफिकेशन, मिस्टेक्स वेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक्स, ये उसकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हमने सबसे पहले अभी देखा कि ऑडिट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. देन हम लोगों ने ये देखा कि ऑडिट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है. इसके बाद कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑडिट में कवर होने चाहिए, या फिर इसे हम कहते हैं ऑडिटर के पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. तो आप लोगों के हिसाब से एक ऑडिटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अगर आप लोगों को ऑडिटर की क्वालिटीज पूछी गई 5 मार्क के लिए, सोचिए कि एक ऑडिटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. लिया. नाउ लेट्स चेक इट कि आप लोगों की क्वालिटीज और हमारी क्वालिटीज में कितना सिमिलरिटीज है. तो ऑडिटर्स के क्वालिटी में सबसे पहला आता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. मतलब ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज अप्रोच. वो एक ऑनेस्ट होना चाहिए, वो एक ईमानदार इंसान होना चाहिए. ऑडिट करते समय जो भी उसे डेटा मिला है, उन डेटा में जो भी उसका ऑनेस्ट ओपिनियन है उसने वो देना चाहिए. फर्स्ट, दैट मीन्स ही शुड बी इंटीग्रल. सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी. ऑडिट किसी एक पर्पज से हो रहा है, उसे उस पर्पज को फुलफिल करना है. एंड लास्टली, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. नो, इंडिपेंडेंट मतलब क्या? मान लेते हैं आप लोग एबीसी लिमिटेड के डायरेक्टर हो. एक एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसके आप डायरेक्टर हो, और आप लोगों को उसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए बोला गया है. तो क्या लगता है आप लोगों को, अगर कुछ मिस्टेक्स होगी और कुछ गलतियां होगी तो आप रिपोर्ट करोगे आगे? ऑब्वियसली नॉट. इसीलिए ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब उसका, ऑडिटर का और ऑडिटी का मतलब उसके क्लाइंट का किसी भी तरीके का रिलेशन होना नहीं चाहिए. ऑडिटर के ऊपर ऑडिटी का कोई भी तरह का इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, चाहे किसी तरीके के रिलेशनशिप की वजह से हो. ये ऑडिटर की फर्स्ट क्वालिटी में काउंट किया जाता है. सो बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर में बात आती है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. सेकंडली, इसमें आता है कॉन्फिडेंशियलिटी. नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर को अपने ऑडिटी का बहुत सारा डेटा और रिकॉर्ड्स का एक्सेस मिलता है, जो कि कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है. सो ऑडिटर इज नॉट सपोज्ड टू डिस्क्लोज एनी ऑफ द डेटा जिसका उसे एक्सेस मिला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टू एनी अदर पर्सन. किसी भी थर्ड पर्सन को ऑडिटर अपने ऑडिटी का यानी कि अपने क्लाइंट का डेटा शेयर नहीं कर सकता. अगर शेयर करने की जरूरत आती है, he has to take permission,
he has to take consent of his auditee before sharing that data with third person. यानी confidentiality means audit should not share any data, any information, any knowledge about his auditee to any third person. अगर शेयर करने की जरूरत आती है, he must take consent of his auditee before sharing that data with any third person. लेकिन अगर किसी स्टैट्यूटरी लॉ के तहत, अंडर एनी स्टैट्यूटरी लॉ और अंडर एनी other arrangements of the government, auditor is legally bound to share some data to government or prescribed agencies, then he is allowed to share that data with such agency. ये सजेस्ट किया जाता है कि ऐसे केस में भी ऑडिटर अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करे कि ये पर्टिकुलर डेटा मैं थर्ड पार्टी को या गवर्नमेंट एजेंसी को, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए जरूरी है किसी एक पर्टिकुलर लॉ के तहत. क्लियर है? 2 पॉइंट्स. तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि क्वालिटी ऑफ ऑडिटर या बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट में इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. सेकंड हमने पढ़ा कॉन्फिडेंशियलिटी. थर्ड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस. आप वेरीफाई कर रहे हो कुछ डेटा, so auditor must possess requisite professional skills, legal qualifications before undertaking any audit. Fourth, work performed by others. Now work performed by others क्या है? During the audit, auditor को थर्ड पर्सन के या उसके एम्प्लॉयज की हेल्प की जरूरत होती है. Now these other people are performing work on behalf of an auditor. So auditor को ये जो अदर पीपल जो वर्क कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिटर, इस वर्क को रेगुलरली इवेल्युएट करना चाहिए. बिकॉज ये जो अदर पीपल है, विच में इंक्लूड ऑडिटर्स एम्प्लॉयज, एनी आउटसाइड प्रोफेशनल और एनी अदर पर्सन, ये लोग जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, इनके वर्क के ऊपर भी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनल जिम्मेदारी ऑडिटर की ही है. व्हाट डज इट मीन? इन केस ऑडिट में कुछ इरेगुलरिटी मिलती है और ऑडिटर ये कहता है कि ये पर्टिकुलर काम तो मैंने नहीं किया था, मेरे एम्प्लॉय ने किया था या मेरे ऑडिट पार्टनर ने किया था, ये बोल के ऑडिटर अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता. Means auditor is responsible for audit conducted by him, for audit signed by him, for the work performed by others as well. So auditor should ensure that these other people who are working on behalf of auditor, वो लोग अपना काम सही तरीके से, सही ढंग से कर रहे हैं. क्योंकि अगर इनके वर्क में अगर कुछ एरर मिलता है, कुछ मिस्टेक मिलता है, उन एरर्स के लिए भी, उन मिस्टेक्स के लिए भी ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल है. तो 4 क्वालिटीज हमने पढ़ी ऑडिटर की. कौन सी पढ़ी? साथ में पढ़ते हैं हम लोग. पहला, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट ही शुड मेंटेन सीक्रेसी, ही शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. तीसरा, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, उसके पास में रिक्विजिट स्किल्स होनी चाहिए, रिक्विजिट कॉम्पिटेंस होनी चाहिए. चौथा, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, बिहाफ पे जो अदर पीपल काम कर रहे हैं, इनके वर्क को इवेल्युएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिटर की. फिफ्थ, डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटर शुड मेंटेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. जो भी उसको ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं, ऑडिट प्रूफ्स मिल रहे हैं, वो उसने मेंटेन करने चाहिए, so that he can elaborate how he have arrived at a particular opinion. So audit documents are property of an auditor, जो प्रूफ है कि उसने अपना काम सही तरीके से किया है, और उसे वो प्रिजर्व करना जरूरी है फॉर रिक्वायर्ड
period of time. Then 6th, planning. प्लानिंग बहुत जरूरी है. सो ऑडिटर ने अपना ऑडिट वर्क प्लान करना चाहिए. प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट. कौन से डेट को शुरू हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की, उसमें क्या चीजें हमें वेरीफाई करनी है, वो सब कुछ उसने एक प्लानिंग में, एक ऑडिट प्लान में रिकॉर्ड करना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑडिट एविडेंस. He should gather all required audit evidences before expressing his opinion. Further, he should verify accounting system and internal controls. And at the end, he should draw his conclusion and submit the audit report in the desired format with his signature, with his stamp, and other required data. I hope आपको बेसिक क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर क्लियर है. इस बेसिक क्वालिटीज के या बेसिक प्रिंसिपल्स के कुछ पॉइंट्स हम अगले चैप्टर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे. जैसे डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्लानिंग क्या है, ऑडिट एविडेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होता है, सर उसमें क्या क्या लिखना होता है. ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर्स में, अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए आप लोगों को ये सारे बुलेट पॉइंट्स, ये सारे हेड पॉइंट्स लर्न होने चाहिए. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर या व्हाट आर बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, तो आप लोगों को मिनिमम ये जो क्वालिटीज या ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं ये लिखते आना चाहिए. आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिए. अगर आपका पढ़ना हो चुका है तो मेरा आप लोगों के लिए एक सवाल है. वो सवाल ऐसा है कि सर आपने इंडिपेंडेंस के बारे में तो कहा, देन व्हाट आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर. ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, सोचिए. सो ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के लिए कुछ थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब जैसे कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहे हो आप उसी के एम्प्लॉय हो तो हो गया आपका इंटरेस्ट हैम्पर. अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेके रखा है हो गया आपका इंटरेस्ट हैम्पर. अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई बिजनेस डीलिंग कर रखी है आपका इंटरेस्ट बीच में आ गया. सो इंडिपेंडेंट नहीं रहा. So there should not be any conflict of interest between auditor and auditee. That conflict of interest can hamper independence of an auditor. First, there should not be any self-interest threat. Second, self-review threat. Now, self-review. मान लेते हैं आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ईयर तक डायरेक्टर थे और इस ईयर में आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्विट किया, उसे छोड़ दिया और आपने अपना ऑडिट का प्रैक्टिस शुरू किया. अब अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया तो आप क्या कहोगे कि सर आज ऑडिटर अपॉइंट किया गया है मुझे, आज तो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है. बात तो सही है आपकी, लेकिन आप जिस पीरियड का रिव्यू कर रहे हो उस पीरियड के लिए तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर थे, तो आप अपने डेटा को रिव्यू करोगे और अगर उसमें कुछ गड़बड़ मिली आपका इंडिपेंडेंस तो, वैसे तो ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप कह रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट हो, बट जो रिकॉर्ड आप रिव्यू कर रहे हैं उसमें तो आपका खुद का काम, आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट था, तो आ गया ना सेल्फ रिव्यू थ्रेट. आप अपने ही वर्क को, अपने ही रिकॉर्ड को खुद ही रिव्यू कर रहे हो, तो कुछ गड़बड़ मिली तो आप रिपोर्ट करोगे क्या? नो. तो पहला थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. दूसरा थ्रेट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट और तीसरा थ्रेट इज एडवोकेसी थ्रेट. नाउ एडवोकेसी थ्रेट क्या है?
आप जिस क्लाइंट का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हो, आप उसकी सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उसके अच्छे काम के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। मतलब मान लेते हैं कि आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया गया, एग्जाम्पल दैट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग अ टेलीविजन सेट, और आप मार्केट में या अपने जान पहचान वालों के कह रहे को बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के टीवीज बहुत अच्छे होते हैं, जो हम देखना चाहे वही आता है, इस टीवी पे मैच देखो तो इंडिया जीती जाता है। तो आप एडवोकेसी कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट के प्रोडक्ट्स को मार्केट में एडवर्टाइज कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि एज एन ऑडिटर आप कैसे उस पर्टिकुलर क्लाइंट का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में एडवर्टाइज कर सकते हो जिसके आप ऑडिटर हो? इंडिपेंडेंस नहीं रहा। फोर्थ, फैमिलियरिटी थ्रेट। आप जिसका ऑडिट कर रहे हो वो आपका फ्रेंड है, वो आपका रिलेटिव है, बहुत अच्छी आपकी जान पहचान है। फैमिलियरिटी थ्रेट, आपको डर रहेगा कि अगर मैंने गलत जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है अगर उसे रिपोर्ट कर दिया तो हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इंडिपेंडेंस नहीं रहा। एंड फिफ्थ, इंटिमिडेशन थ्रेट। ये इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है सर? इंटिमिडेशन थ्रेट का मतलब ये है कि आपको डर है कि अगर मैंने डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट कर दी तो ये पर्टिकुलर वर्क मेरे पास नहीं रहेगा, तो मुझे कुछ खुद को मेरे इंडिपेंडेंस की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो गया तो, या अदर कोई लॉस हो गया तो, दिस इज इंटिमिडेशन थ्रेट। So these are 5 major threats to independence of an auditor. क्या थ्रेट्स है? लेट्स स्टार्ट टुगेदर। सबसे पहला थ्रेट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट और ऑडिटी का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है। सेकंड, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, आप खुद रिव्यू कर रहे हो अपने ही वर्क को। थर्ड, एडवोकेसी थ्रेट। फोर्थ, फैमिलियरिटी थ्रेट। एंड फिफ्थ, इंटिमिडेशन थ्रेट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर। अच्छा, आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है इतना? एक बार आप लोग रीड कर लीजिए इतना। बढ़ते हैं आगे। नाउ, मैंने एजेंडा में आपसे कहा था देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। एन ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या हो सकती है लिमिटेशन? दीज आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। सबसे पहली बात, एज एन ऑडिटर आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। आई रिपीट, ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, he can provide only reasonable assurance. What does it mean? Auditor cannot guarantee that financial statements और non financial data जिसका आपने ऑडिट किया है those are free from material misstatements or error. He can give reasonable assurance that reasonably they are free from material misstatements or fraud or error. That reasonably वो चीजें ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट करती है। आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, ये पहला लिमिटेशन है आपके ऑडिट का। यू कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। सर ऐसा क्यों? ऑडिटर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? व्हाई वी प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस? तो इसके कुछ रीजंस, कुछ कारण है। हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। नाउ जब ओपिनियन की मैं बात कहता हूं तो ये सब्जेक्टिव है। आपका ओपिनियन या किसी और का ओपिनियन वेरी हो सकता है। आप अपना ओपिनियन डिराइव करते हो बेस्ड ऑन योर ऑडिट।
you use some testings. टेस्ट करते समय आप लोग कुछ सैंपल्स डिराइव करते हो. सैंपल क्या है? सैंपल का मतलब यह है कि मान लेते हैं आप परचेस का ऑडिट कर रहे हो. आप ये चेक कर रहे हो परचेसेस करेक्ट है और इनकरेक्ट है, सब कुछ सही है परचेसेस के अंदर. ड्यूरिंग द ईयर टोटल परचेसेस है वो थे फॉर एग्जांपल 10 लाख, 10 लाख इनवॉइसेस थे साल भर के. आप लोगों के लिए सारे 10 लाख इनवॉइसेस चेक करना इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल टास्क नहीं है. तो इन 10 लाख इनवॉइसेस में से आप कुछ सैंपल्स डिराइव करोगे कि मुझे फॉर एग्जांपल हर महीने के 100 इनवॉइसेस दे दो या ऑल इनवॉइसेस अबव ₹1 लाख दे दो. तो इसे कहते हैं सैंपलिंग. आउट ऑफ द अवेलेबल पॉपुलेशन, हमारे पास परचेस इनवॉइसेस की पॉपुलेशन थी 10 लाख इनवॉइसेस. इस पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल्स डिराइव किए और हमने उसका टेस्ट किया, हमने उसके ऊपर ऑडिट किया. अगर उन सैंपल में कुछ मिस्टेक नहीं मिली तो हम एक कंक्लूजन पे अराइव कर सकते हैं कि परचेस में देयर इज नो प्रॉब्लम. बट व्हाट इफ जो चीजों का आपने सैंपल नहीं लिया उसमें गड़बड़ी हो गई? इसलिए आप लोग क्या देते हो? रीजनेबल एश्योरेंस. सेकेंडली, आप लोग जो एविडेंसेस डिराइव करते हो वो एविडेंसेस पर्सुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते हैं. मींस वो आपको एक इंडिकेटिव व्यू देते हैं कि सारी चीजें करेक्ट है या इनकरेक्ट है. आपके एविडेंसेस पर्सुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते हैं. इसके साथ ही आप लोग अपना जजमेंट यूज करते हो एविडेंस गैदर करते समय. एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड कॉस्ट. हमें ऑडिट एक स्पेसिफाइड डेट तक सबमिट करना होता है, तो उस डेट में जितना मैक्सिमम पॉसिबल वेरिफिकेशन और ऑडिट पॉसिबल होता है हमारे लिए, हम उतना ही कर पाते हैं. तो इसीलिए ऑडिट में हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम लोग एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं. यह एक इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट है. एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट क्या हो सकती हैं. तो एन ऑडिट डज नॉट गारंटी दैट all material misstatements will be detected because of the following. First, that it is test nature of audit. Second, audit evidence available to the auditor is persuasive rather than conclusive in nature. Third, inherent limitations of internal control. मतलब there may be certain people or certain level of management may be in a position to override the controls. अगर आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही है तो मैं रिपीट कर दूं, मैं वही लैंग्वेज में लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने हैं. ये जो वर्ड्स हैं ये आपको एग्जाम में यूज करने हैं सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले. बढ़ते हैं हम लोग आगे. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप यूज करते हो ऑडिट करते समय. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है, एक बिहेवियर है जो ऑडिटर के पास में होता है. ये एक अलर्ट माइंड है, एक क्वेश्चनिंग माइंड है. आप जो भी पेपर आपके पास आएगा आप पहले क्वेश्चन करोगे, या जो भी डेटा आपके पास आएगा आप उसको क्वेश्चन करोगे. ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, व्हाई इट इज नॉट डन लाइक एनी अदर मेथड, व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस. आप क्वेश्चनिंग करते हुए आपके क्वेश्चनिंग एटीट्यूड से एविडेंसेस, अपना एश्योरेंस रिगार्डिंग ऑडिट गैदर करोगे. नाउ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? Professional skepticism means an approach that would ensure that if something is wrong, it is detected. This behavior of auditor helps him in identifying and evaluating with alert mind that matters that increases the risk of material misstatements resulting from fraud or error. Circumstances that make auditor to suspect material misstatements. The questions of management's responsibility
representations, reliability, management's responsibility. An auditor is entitled to accept the records and documents as genuine unless there is some evidence to the contrary. हमने कहा था कि सर ये रीजनेबल एश्योरेंस हम देते हैं, तो ये रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, इसके लिए हमने कुछ रीजंस कहे थे. एक, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट. दूसरा, ऑडिट एविडेंसेस आर नॉट कंक्लूसिव. तीसरा, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि मैनेजमेंट के कुछ पोजीशन के लोग इनहेरेंट कंट्रोल को ओवरराइड कर सकते हैं. देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. और ये हमारा जो हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, इसका एक और कारण होता है मटेरियलिटी. मटेरियलिटी क्या है सर? मटेरियलिटी एक वो डेटा है, वो इंफॉर्मेशन है जिससे डिसीजन ऑफ स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हो और उस ऑर्गेनाइजेशन का टोटल टर्नओवर है 500 करोड़, और ये जो 500 करोड़ का सेल्स है या टर्नओवर है, उसमें कुछ 10 इनवॉइसेस है जिसमें इंडिविजुअल इनवॉइस की वैल्यू है 1000 रुपीज. तो ये जो 1000 रुपीज के जो इंडिविजुअल इनवॉइसेस है, टेकन टुगेदर 10 इनवॉइसेस है, 1000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10 इनवॉइस, 10,000 रुपीज का जो टोटल ये 1000 रुपीज के इनवॉइस का अमाउंट हुआ है. क्या ये अमाउंट हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? डू यू थिंक? नो. लेकिन वही अगर ये जो 500 करोड़ का हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, उसमें अगर इनवॉइस की वैल्यू जो आपके पास में इनवॉइस आया है, उसमें सेल्स वैल्यू लिखी गई है 1 करोड़, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए मटेरियल है? यस और नो? यस. सो मटेरियलिटी. सो मटेरियलिटी एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑडिट करते समय. आप ऑडिट करते समय अपना मेन फोकस उन एरियाज पे रखोगे, उन डेटा पे रखोगे जो स्टेक होल्डर का डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा. सो मटेरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट कॉस्ट वाइज, प्रॉफिट वाइज, इफेक्ट वाइज, वैल्यू वाइज डेटा और इंफॉर्मेशन which influences economic decision of the user. Material circumstances पे डिपेंड करती है. Materiality can change according to your circumstances, according to your client, according to your auditee. Am I clear? So materiality हो गया, हमने inherent limitations of an audit देख लिया. अब आगे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं, सोचने हैं और इसका आंसर लिखना है. पहला क्वेश्चन, ढोकला लिमिटेड रिक्वेस्टेड द ऑडिटर मिस्टर घुंगरू टू प्रोवाइड फॉर एब्सोल्यूट एश्योरेंस in respect of its 10 branches scattered in Mumbai and confirm that the financial statements are free from financial misstatements due to fraud or error. advice. आपको ये एडवाइस करना है कि ये जो ढोकला लिमिटेड घुंगरू जो ऑडिटर है उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करें. क्या वो प्रोवाइड कर सकता है? यस और नो. पहला आंसर का पार्ट हो गया यस और नो. और दूसरा व्हाई. अगर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है तो क्यों प्रोवाइड कर सकता है, और अगर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो क्यों प्रोवाइड कर नहीं सकता. ये आपके लिए पहला सवाल. दूसरा सवाल, डमडम एंड कंपनी, एक डमडम एंड कंपनी है. डमडम एंड कंपनी सक्सेसफुली कैरिड आउट द ऑडिट ऑफ छमछम लिमिटेड for the financial year 2019-20. After the completion of audit, there were found material misstatements due to fraud in the financial statements which were not noticed and reported by the auditor. Management says that it is failure on the part of auditor. Comment. Now ये क्या हुआ है? आप लोगों को समझा क्वेश्चन? आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि डमडम एंड कंपनी ने छमछम लिमिटेड का ऑडिट कर दिया
और ऑडिट होने के बाद आफ्टर ऑडिट कुछ फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिला और मैनेजमेंट ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कि ये ऑडिटर का फेल्योर है, ये जो फ्रॉड मिला है ये ऑडिटर का फेल्योर है और आपको कमेंट करना है कि क्या ये ऑडिटर का फेल्योर है, यस और नो। अगर यस तो क्यों और नो तो क्यों। समझे दो सवाल, इन दोनों के आपको जवाब लिखना है। अगले वीडियो में हम इनके आंसर्स की पॉइंटर्स पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं तो ही आप लोग आगे बढ़िए। अगर आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो पीछे जाके पिछला कंटेंट चेक कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और सवाल है। व्हाट आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर। आपको याद होगा हमने 5 थ्रेट्स डिस्कस किए थे। क्या थ्रेट्स आपको बताना है। देन एज एन ऑडिटर हाउ यू कैन सेफगार्ड योर इंडिपेंडेंस, सोचिए और लिखिए। देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है। इसके अलावा आपको बताना है व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, व्हाट आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। इतने क्वेश्चंस के जवाब लिखिए। अगर आपको इनके जवाब आ रहे हैं तो आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने के लिए हम शुरू कर रहे हैं ऑडिटर्स एंगेजमेंट। ऑडिटर्स एंगेजमेंट क्या है ये एंगेजमेंट? क्या ये एंगेजमेंट ये है जो आप लोग सोच रहे हो? ये एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट नहीं है जो पिक्चर में दिख रहा है आपको। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, सो आप लोगों के लिए ऑडिटर्स एंगेजमेंट का मतलब है ये। सर ये क्या है? फर्स्ट द रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट, मतलब ऑडिटर्स एंगेजमेंट एक अग्रीमेंट है बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी। इस अग्रीमेंट में टर्म्स ऑफ ऑडिट लिखे जाएंगे और ऑडिटर और ऑडिटी दोनों को अग्री की जाएगी। इसे कहते हैं हम ऑडिटर्स एंगेजमेंट। नो ये क्या है ऑडिटर्स एंगेजमेंट, डिटेल में पढ़ते हैं। 5 मार्क के लिए सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटर्स एंगेजमेंट या व्हाट आर पॉइंट्स टू बी कवर्ड ऑडिटर इन ऑडिटर्स एंगेजमेंट लेटर। तो क्या है ऑडिटर्स एंगेजमेंट, देखते हैं हम। ऑडिटर्स एंगेजमेंट के बारे में बताया गया है एसे 210 में, जिसका नाम है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैं बता दूं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिटर्स एंगेजमेंट कौन से ऐसे में दिया गया है, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट किस कौन से ऐसे में दिया गया है जो हमने पहले पढ़ा है। तो देखते हैं ऑडिटर्स एंगेजमेंट क्या होता है। ऑडिटर्स एंगेजमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन एन ऑडिटर एंड ऑडिटी which specifies scope of audit and other terms। एक ऑडिटर और ऑडिटी की जो टर्म्स है, जो स्कोप है, वो ऑडिटर्स एंगेजमेंट में लिखी जाती है। ये क्यों जरूरी है जरा सोचिए। मान लेते हैं आप लोग क्वालिफाई हो गए, मानो हो जाओ, बहुत पढ़ाई वढ़ाई किया आपने और आप पास हो गए, क्वालिफाई हो गए, और आप लोग XYZ लिमिटेड के ऑडिटर अपॉइंट किए गए और आपके दिमाग में कुछ टर्म्स है जो सबके दिमाग में होगी। आप लोग सोच रहे हो कि इस कंपनी के ऑडिट के लिए हमें फीस के तौर पे 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन ये जो XYZ लिमिटेड है ये सोच रहा है कि आपको फीस के तौर पे 1 लाख ही मिलेगा। अब बोलिए क्या होगा? इसीलिए ये जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया, इस तरीके के कई और पॉइंट्स हैं। इसीलिए एज एन ऑडिटर आप लोग अपनी टर्म्स ऑडिटी को बताओगे, एक पेपर पे नोट डाउन करोगे, और ये जो पेपर पर जो आपने टर्म्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट नोट डाउन किया है, इसे हम कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो सर ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए।
हमें लिखना है सारी चीजें। सोचिए कि आप जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं थोड़ी देर पहले, अपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आप क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहोगे? सोचिए। सोच लिया आपने? अगर सोच लिया तो आगे बढ़े। हम लोग देखते हैं क्या स्टैंडर्ड पॉइंट होने चाहिए एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, और आप लोग अपने पॉइंट्स और जो पॉइंट्स हम अभी पढ़ने वाले हैं उनको मैच करने की, उनको टैली करने की कोशिश करो। आई एम श्योर कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली मैच होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कवर होता है? फर्स्ट पॉइंट आप कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। इसमें आप लिखते हो ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, फॉर विच पर्पस आप ऑडिट कर रहे हो। देन आप उसमें लिखते हो स्कोप ऑफ द ऑडिट क्या है। स्कोप मींस दायरा कितना है ऑडिट को, आपको क्या क्या चीजें ऑडिट में कवर करना जरूरी है। नाउ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट डिपेंड करता है वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट और अ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब वो ऑडिट जो किसी लॉ के तहत, किसी स्टैट्यूट के तहत मैंडेटरी है करना, और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब वो ऑडिट जो ऑडिटी खुद होके वॉलंटरीली करवा रहा है, जो किसी लॉ के तहत मैंडेटरी नहीं है। अगर आप किसी स्टैट्यूट के तहत ऑडिट कर रहे हो, किसी लॉ के तहत ऑडिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट कर रहे हो या बैंकिंग लॉज के तहत किसी ऑडिट कर रहे हो, तो जनरली ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में मेंशन किया होता है। उसमें लिखा होता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को क्या क्या चीजें वेरीफाई करना और रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो अगर किसी स्टैट्यूट के तहत ऑडिट हो रहा है, इफ इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, देन ऑडिटर्स एंगेजमेंट लेटर में आप अपना ऑब्जेक्टिव और अपना स्कोप, जो स्कोप उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में दिया गया है, उससे रिड्यूस नहीं कर सकते हो, उससे कम नहीं कर सकते हो। आई रिपीट, if you are carrying out statutory audit, that is audit under a particular law, तो आपका स्कोप ऑफ ऑडिट उस पर्टिकुलर लॉ में दिया रहेगा। आप उससे कम स्कोप का ऑडिट, उससे रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर सकते। जितना मिनिमम उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में दिया गया है उतना आपको ऑडिट करना, उतना आपको वेरीफाई करना और उतना आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। और अगर आप नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो इन दैट केस ये ऑडिटर के ऊपर और ऑडिटी के पास एक लिबर्टी है कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप खुद होकर डिफाइन करे। तो ऑडिटर्स एंगेजमेंट लेटर का पहला पॉइंट ये आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, जो कि डिपेंड किया जाएगा वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो आप एज एन ऑडिटर जो पर्टिकुलर स्टैट्यूट में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो लाइबिलिटी है, आप उससे रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिड्यूस्ड लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर नहीं सकते। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑडिटर अपने एंगेजमेंट लेटर में एक स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करेगा जिसमें वो लिखेगा कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लिखोगे दैट preparation and presentation of financial statement is responsibility of the management. Verifying that or ensuring that there are no frauds or there are no errors or there are no material misstatements in the financial statement is primary responsibility of the management. Auditor's responsibility is just to express
opinion based on his audit, which will give reasonable assurance that financial statements are true and fair, that they are free from material misstatement. I repeat, ऑडिटर स्पेसिफिक मेंशन करेगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट अपने एंगेजमेंट लेटर में, जहां पे वो लिखेगा कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड नॉट ऑफ द ऑडिटर। और ये इंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फ्रॉड नहीं है, कुछ मिस्टेक्स नहीं है, कुछ मटेरियल एरर्स नहीं है, ये भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। एज एन ऑडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट आप अपने एंगेजमेंट लेटर में लोगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। सेकंड पॉइंट आप दोगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, और थर्ड पॉइंट में दोगे व्हाट आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। क्या आपको याद है? पक्का? तो बताइए क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट के? ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन ये है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। हम गारंटी नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और एरर। ये हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन, हम वो उस पर मेंशन करेंगे। हम लिखेंगे कि हम ऑडिट जो करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल सैंपलिंग, रीजनेबल टेस्टिंग के हिसाब से करेंगे, और उसके बाद हम सिर्फ एश्योरेंस देंगे, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे नहीं सकते। ये पॉइंट आप अपने एंगेजमेंट लेटर में लिखोगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आप मेंशन करोगे अपने एंगेजमेंट लेटर में, दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट you may need service of an internal auditor or any other expert, और उस सर्विस को आप अपने ऑडिट कंडक्ट करते समय ले सकते हो। सर ये क्या है ना, होता कैसे है? एज एन ऑडिटर आप अपने ऑडिट के एरिया में, आप अपने पर्टिकुलर अकाउंटिंग के एरिया में एक्सपर्ट हो सकते हो, बट क्या आप इस जितने भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे अंडर दिस सन, आप हर एक एरिया में एक्सपर्ट होगे? डू यू थिंक? ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसी कुछ एरियाज हो सकती है जहां पे आपको एक आउटसाइड प्रोफेशनल की हेल्प जरूरत पड़ सकती है। नाउ इन दैट केस आप अदर प्रोफेशनल का वर्क लोगे, तो आपको अपने एंगेजमेंट में स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इंटरनल ऑडिटर या किसी और प्रोफेशनल का हेल्प लूंगा फॉर कंडक्टिंग दिस ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आप किसी एक कोल कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट किए गए। कोल कंपनी, आप थोड़ी देर पहले क्वालिफाइड हो गए थे, बड़े खुश हो गए थे अपनी मेहनत के वजह से, अपने डेडिकेशन के वजह से, थोड़ा बहुत लक भी था आपके साथ। तो आप एक कोल कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट किए गए, और उस कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा गया है इन्वेंटरी के नाम पे दैट एक्सपेक्टेड कोल और कोल वर्थ ₹100 100 करोड़ का कोल। तो आपने पूछा ये इन्वेंटरी कहां पर है? तो आपको ये बताया गया कि कंपनी के पास कुछ कोल माइंस है, उन माइंस के अंदर इतना कोल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, और हमने एक रीजनेबल एश्योरेंस के साथ इतना इन्वेंटरी रिकॉर्ड किया है। अब आपको तो ये वेरीफाई करना है कि बैलेंस शीट में जो इन्वेंटरी लिखी है वो करेक्ट है, वो ना ही मटेरियली अंडरस्टेटेड है, ना ही मटेरियली ओवरस्टेटेड है। क्योंकि अगर फ्यूचर में 100 करोड़ के जगह पे 100 रुपीज का ही कोल निकला, या उससे कुछ मटेरियल अमाउंट से कम अमाउंट का कोल निकला, तो इसीलिए आपको एक आउटसाइड एक्सपर्ट की हेल्प लगेगी। तो आप एक्सपर्ट को बुलाओगे,
जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होगा, वो वेरीफाई करेगा कि इन पर्टिकुलर माइंस में से इतना ही कोल निकल सकता है या मिनिमम निकलना चाहिए, और अपनी एक रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट की हेल्प लेके और बाकी अदर टेक्निक के साथ आप अपने ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि जो इन्वेंट्री लिखी है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसीलिए आपको अपने एंगेजमेंट लेटर में ये लिखना तो जरूरी है ना कि जहां पर जरूरत पड़ेगी आप इंटरनल ऑडिटर की या किसी अदर एक्सपर्ट की, जो कि हो सकते हैं एक्चुअरीज, वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स या कोई और प्रोफेशनल, हेल्प लोगे। क्या होगा अगर आपने ये लिखा नहीं और आपके क्लाइंट ने कहा कि नहीं नहीं, आप किसी और पर्सन की तो हेल्प नहीं ले सकते, हमने तो आपको ऑडिटर अपॉइंट किया है और अभी आप ही को देखना पड़ेगा कितना कोल है इसमें। प्रॉब्लम है। इसीलिए आप अपने एंगेजमेंट लेटर होगे कि जहां पर भी मुझे जरूरत होगी मैं आउटसाइड प्रोफेशनल्स की हेल्प लूंगा, मैं इंटरनल ऑडिटर या किसी और पर्सन की भी हेल्प लूंगा, और जो डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी इंटीग्रिटी तो मैं खुद मेंटेन कर ही रहा हूं, क्योंकि एज एन ऑडिटर वो तो मेरी क्वालिटी है जो हमने पहले पढ़ा है, वो तो मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल भी है, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। एम आई क्लियर? ग्रेट। आगे आप एक और चीज देखोगे कि अगर आपके ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर या आपके ऑडिट के स्कोप के ऊपर या आपके ऑडिट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर अगर कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन है या लिमिटेशन है तो आप वो भी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करोगे। मैं आपको याद दिला दूं, स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो लॉ में लिखा गया है उससे रिड्यूस स्कोप, उससे रिड्यूस लायबिलिटी आप नहीं ले सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन वेरीफाई करते समय आप ये चेक करोगे कि अगर किसी स्टैट्यूट के तहत, किसी लॉ के तहत ऑडिट है तो मैं मेरे स्कोप के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन इफ एनी इंपोज की जा रही है वो इंपोजिशन के वजह से जो पर्टिकुलर लॉ के अंडर में मेरी जो लायबिलिटी है उससे कम स्कोप का ऑडिट तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि अगर उससे कम का मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो एज एन ऑडिटर हम लोगों ने गलत किया, हम लोग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में आ गए। इसके आगे एक जो चीज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप ये भी मेंशन करोगे कि आपका बेसिस ऑफ कंपटीशन ऑफ ऑडिट फीस क्या रहेगा और बिलिंग क्या रहेगा। आप उसमें लिखोगे कि ऑडिट फीस कितनी रहेगी या कंपटीशन का बेसिस क्या रहेगा, जैसे कि क्या ये पर आवर होगा, पर घंटे काम करने के हिसाब से कितना मिलेगा हमें, और अगर पर आवर है तो एक जूनियर एम्प्लॉय या जूनियर आएगा तो उसका पर आवरली रेट कितना होगा, एक सीनियर एम्प्लॉय, एक सीनियर स्टाफ आएगा तो उसका रेट कितना होगा, एक ऑडिट पार्टनर आएगा, एक ऑडिट का प्रिंसिपल पर्सन आएगा तो उसका रेट कितना होगा वो मेंशन करोगे, या फिर एक लमसम अमाउंट कितना होगा वो भी मेंशन किया जाएगा उसमें। सो आप लिखोगे कॉम्पिटिशन ऑफ ऑडिट फीस एंड बिलिंग अरेंजमेंट कैसी होगी। इसके अलावा आप ये भी लिखोगे कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे रहेगा, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो उस पर्टिकुलर लॉ में फॉर्मेट दिया रहेगा, आप वो फॉर्मेट फॉलो करोगे, और नॉन स्टैट्यूटरी है तो ऑडिटर एंड ऑडिटेड टुगेदर विल डिसाइड वन पर्टिकुलर फॉर्मेट और उस फॉर्मेट में आप ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करोगे। साथ में आप ये भी लिखोगे कि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की ड्यू डेट क्या रहेगी, और साथ में अदर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द एंगेजमेंट भी आप उसमें लिखोगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट भी लगा कि जो हमें एंगेजमेंट लेटर में लिखना चाहिए एज एन ऑडिटर वो जरूरी है, आप वो भी उसमें मेंशन। एम आई क्लियर? सो मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, आप ये एंगेजमेंट के बुलेट पॉइंट्स रीड कर लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए।
बढ़े हम लोग आगे। मैं आपको याद दिला दूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक सबसे पहले ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट क्या है, वो कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है वो पढ़ा। कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, क्या आपको याद है? इसके साथ ही हमने ऑडिट के फीचर्स क्या है वो पढ़े। ऑडिट के फीचर्स आई होप आपको याद है। अलोंग विद दिस हमने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी पढ़े। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिट के। एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस भी पढ़ा है हमने, आई होप आपको वो याद है। इसके साथ हमने बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट ये भी देखा है। अलोंग विद दिस हमने ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए वो भी देखी है। साथ में हमने ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए वो भी देखा है। और उसके साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स भी किए हैं। एंड देन अभी हमने देखा है ऑडिटर्स एंगेजमेंट। आपको याद है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो ऑडिटर्स एंगेजमेंट के बाद यहां तक आने के बाद कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चंस याद है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, कैन एन ऑडिटर एक्सेप्ट द एंगेजमेंट विच लिमिट्स द स्कोप ऑफ द ऑडिट? एक्सप्लेन। क्या आप कोई ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो जिसमें आपका ऑडिट का स्कोप लिमिट किया जा रहा है? बताना है आपको। अगला सवाल आप लोगों के लिए है, आरडीएक्स एंड कंपनी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ वेलकम लिमिटेड मिस्टर उदय, who has undertaken all audit work, but before signing Mr. Uday had an accident and thus audit was signed by his partner Mr. Majnu without any verification. आपको कमेंट करना, सोचिए, देखिए कि आपको ये क्या मिस्टर मजनू इस तरीके से साइन कर सकता है? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? आपको लिखना है जवाब, हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अब हमने हमारा एंगेजमेंट भी देख लिया, हमारा मतलब ऑडिटर का। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि एक ऑडिट में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है जो एज एन ऑडिटर हमें कवर करने चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी कंपनी का ऑडिट करते हो तो उस ऑडिट में आप ऐसी कौन सी चीजें जो मिनिमम कवर करना चाहोगे। व्हाट आर एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड अंडर ऑडिट? सबसे पहला, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग एग्जामिन करोगे और इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे। आप ये चेक करोगे अकाउंटिंग सिस्टम कैसी है, क्या वो कंप्यूटराइज्ड है, क्या वो मैनुअल है, अकाउंटिंग मेथड क्या है, क्या ये अक्रूवल है, क्या ये कैश है। इसके साथ में आप ये भी चेक करोगे इंटरनल कंट्रोल कैसा है। सर ये इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसके ऊपर हम अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको शॉर्ट में बता दूं, इंटरनल कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खुद के इंपोज किए हुए सिस्टम होती है जो इंश्योर करती है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, एनी काइंड ऑफ एरर, एनी काइंड ऑफ मिसस्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम कि अकाउंटिंग एंट्री मिस्टर ए नाम का एक एम्प्लॉय पास करेगा और ये अकाउंटिंग एंट्री इसने पास करने के बाद ये एंट्री डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं जाए जब तक मिस्टर बी इसको अप्रूव नहीं करता। तो ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, मेकर एंड चेकर कंसेप्ट। मिस्टर ए ने अकाउंटिंग एंट्री बनाई, उसने पास किया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनल तभी हुआ जब मिस्टर बी ने उसको अप्रूव किया चेक करने के बाद। ये क्या है? हमारा इंटरनल कंट्रोल है। तो क्या लगता है आपको
इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग होगा तो क्या ऑडिटर का काम थोड़ा कम होगा? यस, यस। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, रीजनेबल है, तो ऑडिटर का रिलायंस थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद ही एक कोशिश कर रही है कि एरर और मिस्टेक्स में या फ्रॉड्स कम हो गए। और अगर वही इंटरनल कंट्रोल अगर वीक होगा, कमजोर होगा, तो ऑडिटर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उसे इन डेप्थ जाके बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट आप ये चेक करोगे, आप एग्जामाइन करोगे अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। दूसरा, आप वेरीफाई करोगे ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब अभी सर ये तो चेक कर लिया हमने कि एंट्रीज आर पास्ड करेक्टली, मेकर चेकर कंसेप्ट था सर, आपने कहा था ए एंड बी का, लेकिन सर क्या होगा अगर ट्रांजैक्शन ही वैलिड नहीं है, हम कोई फ्रॉड एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास कर रहे हैं, तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा दैट ट्रांजैक्शंस आर ऑथेंटिक, दे आर वैलिड, वरना गड़बड़ है। इंटरनल कंट्रोल तो स्ट्रांग था सर, लेकिन ट्रांजैक्शन ही गलत थे, तो गलत हो गया। देन आप कंपेयर करोगे आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स है, जो भी एंट्रीज आपने पास की है, उसके आपके पास में एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप सारे परचेसेस वेरीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ परचेस इनवॉइसेस या पार्टी स्टेटमेंट्स। बैंक के बैलेंसेस आप वेरीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट। फिक्स्ड असेट्स आप वेरीफाई करोगे फिक्स असेट के इनवॉइसेस चेक करके या पिछले ईयर्स के रिकॉर्ड्स चेक करके। क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ कि उसके बैंक अकाउंट में है 1 लाख रुपीज और उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा 100 करोड़ रुपीज, क्या है बोले सर कुछ जीरो ही तो बढ़ाने, बढ़ा देंगे, घोटाला हो गया। तो आपको वेरीफाई करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी एंट्रीज दिखाई गई है वो करेक्ट है या नहीं है, या नहीं है। इसलिए आप उसके जो एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में पास की गई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा एंड रिकॉर्ड दिया गया है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस भी आप वेरीफाई करो कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। इसके अलावा आप वेरीफाई करोगे टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ असेट, कि जो असेट आपके पास में है क्या वो आप ही के नाम पर है या नहीं है, वो आप ही की है ना, ऐसा तो नहीं चोरी करके लाए हो आप या किसी और से लिए हो, जरूरी है देख। देन आप लाइबिलिटीज वेरीफाई करोगे कि जो भी लाइबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई गई है, कैपिटल के नाम पे, क्रेडिटर्स के नाम पे, लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने लिए होंगे उनके नाम पर, वो सही है या नहीं है, कहीं वो अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड तो नहीं है, सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड हुई है या नहीं है, आप ये भी उसमें लिखोगे, ये भी चेक करोगे। साथ में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट भी चेक करोगे कि जो प्रॉफिट या लॉस या एक्सपेंसेस और इनकम लिखे गए हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो करेक्ट है या नहीं है। और अलोंग विद दिस आप जो रिपोर्टिंग करनी है अपनी अप्रोप्रिएट पर्सन को या अप्रोप्रिएट बॉडी को अपनी रिपोर्टिंग भी करोगे। दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड अंडर योर ऑडिट, जो आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में सवाल आ सकता है व्हाट आर एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड अंडर ऑडिट, या फिर व्हाट आर एरियाज टू बी वेरीफाइड अंडर ऑडिट, और या फिर सवाल ऐसा भी आ सकता है व्हाट आर थिंग्स टू बी चेक ड्यूरिंग द ऑडिट, या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि एक ऑडिटर को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या व्हाट आर आइटम्स टू बी वेरीफाइड बाय एन ऑडिटर। तो आपको ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं अभी, जो 7 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, याद होने चाहिए। एक बार फिर से साथ में देखते हैं हम कि क्या क्या रिकॉर्ड्स या डेटा हमको या क्या क्या एस्पेक्ट्स हमको ऑडिट में कवर करना जरूरी है। सबसे पहला कौन सा देखा था हमने, सबसे पहले हमने देखा था
एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। दूसरा हमने क्या देखा था, वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तीसरा हमने क्या देखा था, कंपैरिजन ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। चौथा हमने क्या देखा था, वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ असेट्स। पांचवा फिफ्थ हमने क्या देखा था, वेरिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटीज। सिक्स्थ हमने क्या देखा था, चेकिंग द रिजल्ट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेवंथ हमने क्या देखा, रिपोर्टिंग टू अप्रोप्रिएट बॉडी और पर्सन। क्लियर है? These are few important aspects to be covered under audit. आगे बढ़ते हुए, what are preconditions for an audit? एक ऑडिट करने के लिए प्रीकंडीशंस क्या होनी चाहिए? इजी है। सबसे पहले आप ये देखोगे, द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब एज एन ऑडिटर आप इंश्योर करोगे कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो आपको एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर आप मान लेते हैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, कंपनी का ऑडिट, एक पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स पढ़ते समय देखा है कि एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर शेड्यूल में बनाना जरूरी है। तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आप लोग ये चेक करोगे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत ही बने हैं और आपको एक्सेप्टेबल है। वरना अगर आप कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ नहीं बने हैं तो आप रिपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला पहला प्रीकंडीशन, पहला पहला प्रीकंडीशन आप ये देखोगे दैट मैनेजमेंट have prepared financial statement in accordance with the applicable reporting framework. दूसरा आप ये चेक करोगे कि in the preparation of financial statement management is following required or desired standard and desired rules. और end में आप ये चेक करोगे that management is agreeing to the premise on which an audit is to be conducted. मतलब आपका ऑडिट जो आप सोच रहे हो उस स्कोप के लिए मैनेजमेंट इज इन अग्रीमेंट, तो ही आप, अगर ये प्री कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही आप ऑडिट को एक्सेप्ट करोगे और आप अगले स्टेप्स लोगे। तो क्या प्री कंडीशन है? पहला, द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच एन ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते समय वी आर टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस सेशन। ये सेशन खत्म होते होते मैं आप लोगों को कुछ टास्क दे रहा हूं। पहला टास्क तो मैंने दिया था, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने थे। दूसरा टास्क आपको मैं ये दे रहा हूं कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के ऊपर सोचना है। इसमें पहला पॉइंट है एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट। इजी है बट एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछते हैं कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट या व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ ऑडिट। तो आपको लिखना आना चाहिए व्हाई ऑडिट इज इंपॉर्टेंट। एक ऑडिट करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फायदे होंगे, ये लिखना आना चाहिए। तो आपको इसके ऊपर खुद को सोचना है, मंथन करना है और एक पेपर पर एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस लिखने हैं। सोचोगे? पक्का? आप लोगों की हेल्प के लिए, जस्ट टू हेल्प यू, हम लोग ये कुछ एडवांटेजेस यहां पर दे रहे हैं। आप इनकी हेल्प ले सकते हो और दीज आर फ्यू एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर्स। अगर आपको कोई भी एडवांटेज समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन
इसके ऊपर खुद का थॉट देना जरूरी है। सर ये हम क्यों कर रहे हैं, खुद हम क्यों सोच रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि ऑडिट का थियरी पेपर है, वहां पर आपको लिखना है। तो वहां पर पेपर आते से ही आपके दिमाग में आंसर्स रेडी होनी चाहिए, सोच रेडी होनी चाहिए, फ्लो रेडी होना चाहिए कि ऐसे 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 टक 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 करके लिखना है। तो ये प्रैक्टिस हमें वाइल लर्निंग ही करनी है ताकि हम सारी चीजें सोचें। अगर क्वेरी है तो हम आंसर करें। दूसरा, आप लोगों को सोचना है कि एक ऑडिटर का किसी और ब्रांचेस ऑफ स्टडीज के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में क्या कोई रिलेशन हो सकता है। मतलब क्या ऑडिटर का अकाउंटिंग से कोई रिलेशन है? यस। लॉ के साथ कोई रिलेशन है, इकोनॉमिक्स के साथ में कोई रिलेशन है, बिहेवियरल साइंसेस के साथ में कुछ रिलेशन है, स्टैटिस्टिक्स के साथ में, डेटा प्रोसेसिंग के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, या फिर प्रोडक्शन के साथ। इन पॉइंट्स के ऊपर आपको सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ सोच के रखना है। करोगे ये एक्सरसाइज? ग्रेट। बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस है मेरे आप लोगों के लिए जिनके जवाब मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। पहला सवाल, सर पहला नहीं, 8 सवाल तो हमने पहले ही कर लिए हैं। सर ये 9th नंबर का सवाल है। डिफाइन टर्म ऑडिटिंग एंड स्टेट द बेनिफिट्स दैट अक्रू आउट ऑफ ऑडिटिंग, जो हमने अभी पढ़े लास्ट कुछ मिनट्स पहले। और ऑडिटिंग का टर्म हमने शुरुआत में पढ़ा है, अगर आपको याद है तो। ऑडिट एक साइंटिफिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो कि किसी एक ओडायर नाम के वर्ड से डिराइव किया गया है। आपको ये सब कुछ इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीफली स्टेट स्कोप ऑफ ऑडिटिंग एंड वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। अगर आपको याद है तो हमने 7 एस्पेक्ट्स देखे थे जो आपको एज एन ऑडिटर कवर करना है, अकाउंटिंग से लेके, इंटरनल कंट्रोल से लेके तो रिपोर्टिंग तक। आपको एक एक एस्पेक्ट को लिखना है और उसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 12, critically comment on the true and fair report of the auditor on the financial statements ensures the future liability of the enterprise। कमेंट करना है आपको इसके ऊपर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रू और फॉल्स। हमें ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं एग्जाम में, तो हमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी रेडी होना है। तो ये कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। आपको इनका जवाब सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में ही देना है। पहला ए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन quality auditing should only report non-conformances and corrective actions but should not highlight areas of good practice। ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। बी, an auditor is not an insurer। ट्रू और फॉल्स। सी, the primary objective of the audit is for detecting fraud and errors in the books of accounts and financial records of the client's business। क्या ये सही है? सोचो। डी, the auditor has the right to disclose the client's information to third party। Is it so? As an auditor, क्या आप इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को दे सकते हो? सोचो और ट्रू और फॉल्स में जवाब दो। ई, the concept of true or fair is fundamental concept in auditing। ऐसा सोचिए और ट्रू और फॉल्स में आंसर दीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके ऑडिट के ऊपर। चलिए इस आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो एक बार पॉइंटर्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। देन हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। देन हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देन हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिट, अकाउंटिंग एक्सेट्रा के बारे में।
साथ में ये जो क्वेश्चंस हमने आज पढ़े हैं इनके मैं आपको जवाब दूंगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी दूंगा जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। आई होप आपको जितना सेशन हमने अभी तक देखा है वो क्लियर है एंड आप लोगों को इनके जवाब जो क्वेश्चंस हमने पढ़े वो लिखने हैं और कुछ क्वेरीज रही तो कांटेक्ट करना है हमसे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टडी अलॉट, स्टडी। ऑडिट के 50 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, राइटिंग स्किल्स हम इंप्रूव कर सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं और इस वीडियो में आपको मिले हैं, जो आपने नोट डाउन किए हैं, यही पॉइंट्स, यही लैंग्वेज आपको रिप्रोड्यूस करनी है इन योर एग्जाम, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।